गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक सुधार, ब्रिटिश कालीन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में काम कर रहे थे। पिछली भी क्लास में काम कर रहे थे, जिसके कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु भी देखा जाता स्लिप हो गए थे, उन पर हम लोग आज काम करते हैं। क्लियर है? तो पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने राजा राम मोहन राय, आचार्य दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे एक बड़े समाज सुधारक, जिन्होंने देखा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, और देखा जाता है आचार्य दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने देखा जाता है रामकृष्ण मिशन, आरसी मिशन की स्थापना की। ये सब बड़े स्तर पे काम किए। उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाता है कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, ब्रिटिश भारत में ध्यान रखना है कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार का जो सेकेंड, कहने का मतलब है पिछली क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, और इस बार देखा इस जो से कुछ बिंदु शेष बचे थे उन पर हम लोग काम करना शुरू किए हैं, है ना। इस स्तर पर देखा जाता है कि जैसे कि नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। बताया जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और ये देखा जाता है बहुत अच्छी पढ़ाई करने, समाज को सुधारने का प्रयास किया। देखा कि सबसे दयनीय स्थिति उस समय जिनके पति देखा जाता है एक्सपायर कर जाते हैं, डेथ हो जाती थी, और वो विधवा का जीवन बिताती थी, और विधवाओं को देखा जाता है बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज में आगे आए। जब देखा जाता है ये शिकायत, जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जो देखा जाता है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत के उसी समय देखा जाता है कि महारानी विक्टोरिया का जब पत्र पढ़ा जाता है, उसी के बाद देखा जाता है जिनका नाम आता है लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं कि सीधे उन्हें ब्रिटिश गवर्नर जनरल से सीधे वायसराय नियुक्त किया जाता है। तो सवाल बनता है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय पूछा जाता है, तो हम बात करते हैं किसकी? लॉर्ड कैनिंग की। तो देखा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब लॉर्ड कैनिंग से भेंट करते हैं और कहते हैं कि ये जो एक कुप्रथा है, प्रथा नहीं कुप्रथा है, इसको कैसे दूर किया जाए। इस समस्या को दूर करने के लिए उनसे जब बात होती है तो कहते हैं विधवाओं से, जब शादी की बात है, कोई विधवाओं से विवाह नहीं करना चाहता है, तो क्या आप करेंगे? सीधे कहा कि समाज को आप सुधारने चले, क्या समाज का आप हिस्सा बनेंगे? उस समाज का हिस्सा बनेंगे जिसके सुधार की संकल्पना आप ले रहे हैं? तो सीधे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हाँ, हम विधवा से विवाह करेंगे। इस प्रकार देखा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक विधवा से विवाह किया, और उस तरह देखा जाता है कि समाज में एक संकेत दिया कि ये देखा जाता है किसी कम आयु की जो देखा जाता है महिला है, वो विधवा हो जाती है, तो वो विवाह का उसका अपना एक नैतिक अधिकार है। इसके लिए देखा जाता है बड़े पैमाने पर काम किया। तो बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित
कराने में अहम भूमिका निभाई, पारित कराने में अहम भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। सीधे सवाल पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको बताना होगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। कब पारित हुआ? 1856। सवाल पूछा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का श्रेय जाता है, तो आप बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का श्रेय जाता है। सवाल पूछा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में किसका सहयोग मांगा, तो ध्यान रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित कराने में अहम भूमिका निभाई। तो सवाल पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब 1856 पारित हुआ उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन है, तो आपको बताएंगे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के समय ब्रिटिश, ध्यान रखना के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। ध्यान रखना ये वही लॉर्ड कैनिंग है जो ब्रिटिश भारत के देखा जाता है अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय रहते हैं। तो आपसे सवाल ध्यान रखना है, सीधे पूछा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर है क्या, तो आपको बताना होगा एक समाज सुधारक हैं। सवाल पूछा जाए किसका अथक प्रयास था, किसने इतना अथक प्रयास किया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, तो आप बताएंगे किसको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। सवाल पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह पारित कराने में इनकी अहम भूमिका रही है, और विधवा पुनर्विवाह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। इस चीज को ध्यान रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो बहुत देखा जाता है सुलझे दिमाग के वायसराय हुआ करते थे। तो इस प्रथा को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहती है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या है? समाज सुधारक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856। किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, सीधे सवाल पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ध्यान रखना है प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा जाए, प्रार्थना समाज की स्थापना सीधे सवाल पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867। कब हुई? 1867। सीधे सवाल पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे? 1867। इसमें समाज के उत्थान के लिए चीज़ों को विकसित करने, लोगों को देखा जाता है जो दबी भूमिका थी, कहने का मतलब है जो बहुत पीछे की चीज़ें सोचते थे उनको निकालने का प्रयास किया गया, और एक प्रकार से इस समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके प्रयासों से? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में सीधे केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। सवाल पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में हुई। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। सवाल पूछाएगा प्रार्थना समाज का संस्थापक फाउंडर की बात करते हैं, संस्थापक की बात करते हैं कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है? आत्माराम पांडुरंग। सीधे इस चीज को दिमाग में रखना है कि संस्थापक जब पूछा जाता है,
सॉरी, प्रार्थना समाज का संस्थापक। तो संस्थापक आपसे जब भी संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखना इस चीज को कि प्रार्थना समाज का संस्थापक पूछा जाए तो आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखना। तो आपको इस चीज पे काम करना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा जाए कब हुई? 1867 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि कब हुई, तो आप बताएंगे 1867। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। लेकिन संस्थापक फाउंडर की जब बात करते हैं तब आत्माराम पांडुरंग। तो सवाल दो प्रकार से आता है। जब पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1867 में हुई। सवाल पूछा जाए किसकी प्रेरणा से, तब केसी सेन की बात करते हैं, तब केशव चंद्र सेन की बात करते हैं। यदि पूछा जाए फाउंडर, संस्थापक, तब आप बात करते हैं किसकी? आत्माराम पांडुरंग की। किसकी बात करते हैं? आत्माराम पांडुरंग की। किसके संदर्भ में? प्रार्थना समाज के संदर्भ में। इस चीज पे आपको ध्यान रख के काम करना है कि क्या सवाल पूछ रहा है। जिस प्रकार से जैसा भी जब सवाल पूछा जाए उसी प्रकार देखा जाए आपको बताना होगा। आगे हम देखते हैं इसके बाद में जैसे देखा जाता विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867। उसी प्रकार देखते हैं सत्यशोधक समाज। किसकी बात करते हैं हम लोग? सत्यशोधक समाज की बात करते हैं। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। सीधे सवाल पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। किसने? ज्योतिबा फुले ने। आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। सीधे सवाल पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछा जाए तो आप बताएंगे 1873। कब होती है? 1873। सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में। सबसे पहले देखा जाता है कि अस्पृश्यता के विरोध में, सत्यशोधक समाज की बात करते हैं, सबसे पहले अस्पृश्यता के विरोध में स्थापित होने वाला संगठन था सत्यशोधक समाज। अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे कहते हैं, अस्पृश्यता के विरोध में स्थापित होने वाला अस्पृश्यता के विरोध में स्थापित होने वाला पहला संगठन था। ध्यान रखना है कि सवाल पूछा जाता है अस्पृश्यता के विरोध में स्थापित होने वाला पहला संगठन कौन है? यूपीएससी का सवाल आया है। अस्पृश्यता के संदर्भ में पहला स्थापित होने वाला संगठन कौन है, संस्था कौन है? तो आप बताएंगे सत्यशोधक समाज। कब स्थापना हुई? 1873 में। किसने स्थापित किया था? ज्योतिबा फुले ने। पूना में सबसे पहले देखा नारी शिक्षा उत्थान के लिए इन्होंने विद्यालयों की स्थापना की। तो कहने का मतलब है, नोट पॉइंट देंगे कि सत्यशोधक समाज के द्वारा नारी शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना हुई। किसके? विद्यालयों की स्थापना हुई।
नारी शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? यही 1773 में जब संस्थाएं स्थापित होती है उसके बाद में। ध्यान रखना है। तो सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो किसकी हम बात करते हैं? ज्योतिबा फुले की। इनकी एक पुस्तक है ज्योतिबा फुले गुलामगिरी नाम आता है, ध्यान रखना, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है, सीधे आपको ध्यान रखना है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना पूछी जाए तो क्या बताएंगे? ज्योतिबा फुले। और इन्होंने दलित उत्थान के लिए, ध्यान रखना है कि ज्योतिबा फुले ने दलित उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। लेकिन आपको पूछा जाए निम्न में से सत्य शोधक समाज किस पे काम किया है? अस्पृश्यता, छुआछूत, दलित उत्थान के लिए। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फुले की है। सवा कब स्थापित हुआ है संगठन? 1873 में स्थापित हुआ। किसके विरोध में स्थापित होने वाला पहला संगठन? तो आप बताएंगे अस्पृश्यता के विरोध में स्थापित होने वाला पहला संगठन। सत्य शोधक समाज के द्वारा नारी शिक्षा के लिए विद्यालयों की भी स्थापना की जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि स्थापना इसकी की जाती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे पूना में इन्होंने एक कन्या विद्यालय भी खोला था और जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन को सामाजिक आर्थिक संकल्पना को बनाए रखने के लिए काम किया। ठीक है, पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना की। पता, जाति प्रथा उन्मूलन मुख्य उद्देश्य था। तो कहने का मतलब है कि सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का उन्मूलन। आपको ध्यान रखना है। इस साइड हम नोट पॉइंट लिख देंगे, दिखते हैं आपको, देखते हैं, नोट पॉइंट लिख देंगे। मूल उद्देश्य सत्य शोधक समाज का सत्य शोधक समाज का मूल उद्देश्य पूछा जाए, सत्य शोधक समाज का मूल उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो जाति प्रथा का उन्मूलन। क्या है? जाति प्रथा का उन्मूलन। ध्यान रखना है, क्या है? जात उद्देश्य पूछा जाए तो जाति प्रथा। किसकी बात करेंगे? जाति प्रथा। जाति दिख रहा है, जाति प्रथा काफी नीचे हो रहा, जाति प्रथा का उन्मूलन। अब देखो, फिर से आते हैं। आपसे पूछा जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में हुई। सत्य शोधक समाज का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता के विरोध में स्थापित होने वाला पहला संगठन था और सत्य शोधक समाज द्वारा नारी शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई। खास करके पुणे में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले जी ने। आगे आप देखते हैं, एक इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। सीधे सवाल पूछा जाता है, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आप बताएंगे ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो क्या बताएंगे? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज का मूल उद्देश्य पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, सत्य शोधक समाज का मूल उद्देश्य पूछा जाए तो आप बताएंगे जाति प्रथा का उन्मूलन। क्या बताएंगे? जाति प्रथा का उन्मूलन। इस प्रकार देखा जाता है कि सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी एक समाज अर्थात संगठन, एक उनकी पुस्तक जिसका नाम है गुलामगिरी, इस पर काम किया। और ये कहाँ से थे? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। पुणे मुंबई वाले क्षेत्र में इन्होंने समाज को उत्थान के लिए, खास करके दलित समाज को उत्थान के लिए, खास करके महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया, बड़े स्तर पे काम किया, बड़ी मेहनत की इन्होंने। इस तरह आगे हम देखते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना के साथ साथ आप कुछ चीज़ों पर काम करते हैं। जैसे देखा जाता है कि जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? आगे देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सोसाइटी बात एक ही है, सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी।
आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की जब बात करते हैं कि थियोसोफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना 1875 में कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 कहाँ? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875। ध्यान रखना, सीधे सवाल पूछा जाता है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ होती है? न्यूयॉर्क। आपको इस चीज पे गौर करना होगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की सर्वप्रथम स्थापना 1875 कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। इसको आपको ध्यान करके काम करना है। जैसे कि आगे आप देखते हैं, स्थापना किसने की थी? मैडम हेलेना ब्लावत्स्की ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना या संस्थापक स्थापना मैडम हेलेना ब्लावत्स्की। मैडम हेलेना ब्लावत्स्की। अंडरलाइन इसको करिएगा, सीधे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैडम हेलेना ब्लावत्स्की। स्थापना 1875। स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई। स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे मैडम हेलेना ब्लावत्स्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम हेलेना ब्लावत्स्की ने की। और इस संगठन ने राष्ट्र पुनर्जागरण की संकल्पना दी, राष्ट्र को जागरूक करने की बात की। ये सोसाइटी बनी, ये राष्ट्र को जागरूक करने की बात की। इसके साथ साथ देखा गया है कि कर्नल हेनरी स्टेली अल्काट, इनके साथ में मैडम हेलेना ब्लावत्स्की का जो सहयोग दिया था वो कर्नल हेनरी थी। ठीक है, उनका नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मैडम हेलेना ब्लावत्स्की ने की थी। किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। क्लियर है? आगे आप देखते हैं, इसी के संदर्भ में देखा जाता है अडयार मद्रास में, भारत के संदर्भ में जब बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी, ध्यान रखना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के संदर्भ में अब बात करेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के संदर्भ में तो 1882। कब? 1882। सवाल पूछा जाता है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के संदर्भ में पूछा जाए कब हुई, तो क्या बताएंगे? 1882 में हुई थी। कहाँ? अडयार मद्रास में। सीधे सवाल पूछा जाता है कि स्थापना 1882, अडयार जगह का नाम है, अडयार मद्रास। कौन सी जगह है? अडयार, बहुत फेमस जगह है अडयार। ये कहाँ पड़ता है? मद्रास में। कहाँ पड़ता है? मद्रास में। ध्यान रखना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के संदर्भ में बात की जाएगी तो आप बताएंगे 1882। कहाँ? अडयार, मद्रास। और विश्व के संदर्भ में बात की जाती है तो आप बताते हैं कहाँ? न्यूयॉर्क। कब? 1875। क्लियर है? 1875 में। इसको आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ इसमें देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, खास करके एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण सहयोग रहता है और एनी बेसेंट ने इसका बहुत अच्छे सहयोग किया। आगे आप देखते हैं कि थियोसोफिकल, फिर से आते हैं एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सवाल पूछा जाए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क। किसने की? सर्वप्रथम मैडम हेलेना ब्लावत्स्की ने। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के संदर्भ में बात की जाती है तो 1882। कब? 1882। ध्यान रखना, कहाँ? अडयार, मद्रास। तो आपसे देखा जाए, सवाल पूछा जाए कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क।
भारत में कहां हुई थी? अडयार। क्लियर है? सवाल पूछा भारत में अडयार मद्रास में पड़ता है, ध्यान रखना है, और यहीं पर इसका एक मुख्यालय बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो देखा जाता है अडयार मद्रास था, वहीं पर इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। नोट पॉइंट लिखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जब पूछा जाए आपसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां है, तब आप बताएंगे अडयार। कहां? अडयार। अडयार कहां पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। ध्यान रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय की बात की जाती है तो आपको बताएंगे कहाँ है ये? अडयार में है। अडयार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। तो आप देखेंगे विधवा पुनर्विवाह, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, विधवा पुनर्विवाह, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, और उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो यहां पर आपको सवाल आपसे पूछा जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम 1875 कहां? न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने की? मैडम हेलेना ब्लावत्स्की ने की थी। सवाल पूछा जाए भारत के संदर्भ में स्थापना कब हुई? 1882 में हुई। कहां हुई? अडयार। और अडयार कहां पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां है, तो भी आप क्या बताएंगे? अडयार में है। अडयार कहां पड़ता है? मद्रास में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अगला, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन। कौन? यंग बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट। यंग बंगाल मतलब बंगाल में युवाओं को, ध्यान रखना है, बंगाल में युवाओं को आकर्षित करने के लिए यंग बंगाल आंदोलन की बात की जाती है। आपको ध्यान रखना है, युवाओं को आकर्षित करने के लिए यंग बंगाल आंदोलन की बात की जाती है। सीधे सवाल पूछा जाता है कब? पहली बात, हमें सन चाहे एक बार ना पता हो, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा? हेनरी बिबियन डेरेजियो। किसके द्वारा? हेनरी बिबियन डेरेजियो की शुरुआत, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हेनरी बिबियन डेरेजियो। बहुत सीधे सीधे पॉइंट में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो आप बताते हैं हेनरी बिबियन डेरेजियो के द्वारा की जाती है। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा गया। हेनरी बिबियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। सीधे आपसे सवाल पूछा जाता है, निम्न में से किस अंग्रेज को, हेनरी बिबियन डेरेजियो किस अंग्रेज को आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो आप बताएंगे किसको कहा जाता है? हेनरी बिबियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनके बारे में आपको इस प्रकार आपको चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और यंग बंगाल आंदोलन जैसे समाज को सुधारने का काम किया। इन संस्थाओं से सवाल पूछे, संस्था किसने स्थापित की है, कब स्थापित की है।
क्लियर है? आगे एक नई हेडिंग के साथ हम लोग काम करते हैं। एक इसी को ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार जो हुए थे, इसको देखा जाता है। इसका जो आगे है सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। ठीक है, तो नई हेडिंग डालेंगे सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, बहुत ठीक से गौर करना है कि ठीक है, सब लोगों ने समाज सुधार के लिए काम किए, कुछ एसेंशियल काम किए गए, कुछ अलग हट करके काम किए गए। जैसे देखा जाता है ठगी प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह, कन्या वध, विधवा पुनर्विवाह जैसे देखा जाता है सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। तो आप देखते हैं, पहली बात हम करते हैं सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। नंबर 1 पे बात करते हैं सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा उन्मूलन पूछा जाता है तो आप बताते हैं 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा। सती प्रथा उन्मूलन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। सती प्रथा उन्मूलन में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, जैसे समाज सुधारक, जैसे समाज सुधारक ने सहयोग किया, ने सहयोग किया। किसने सहयोग किया? जैसे सहयोग किया। किसकी बात करते हैं? राजा राम। तो आपसे पूछा जाए कि सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम, सती प्रथा को उन्मूलित किया गया, सती प्रथा को समाप्त किया गया। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बड़ा सहयोग किया और पूरी तरह से कानून बनाए जिसमें भारतीय समाज सुधारक जो थे राजा राम मोहन राय पूरी तरह से सहयोग किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसको प्रथा को दूर किया जाए। आगे हम देखते हैं, इसी के साथ साथ आप देखिए सती प्रथा के साथ साथ बाल विवाह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बाल विवाह। एक ये कदम था जो बाल विवाह जैसी समस्या हुआ करती थी। बाल विवाह, कम आयु में विवाह कर देना, और पता नहीं चलता था लड़के को, न पता चलता था बालक को, न पता चलता था बालिका को कि इसका विवाह है। बताया जाता है गुड़िया गुड्डों का खेल होता था। बताया जाता है कि बच्चा 8 साल 10 साल का होता था, विवाह कर दिया जाता था, और काफी समय बाद पता चलता था कि बच्चे को पता चलता था विवाह हो गया है, और उनको पता ही नहीं चलता था। विवाह के दौरान बच्चे खेलते रहते थे। ये सब समझ, ये कहाँ का न्याय था? ये सामाजिक कुप्रथा थी। इस समाज की इस अवधारणा को दूर करने के लिए लोगों ने काम किया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, बाल विवाह को निषेध करने के लिए 3 नियम बनाए। बाल विवाह निषेध के लिए, बाल विवाह निषेध, बाल विवाह निषेध के लिए 3 नियम बनाए गए। 3 नियम बनाए गए। तीन नियम बनाए गए। आपको ये ध्यान रखना है, 3 नियम की जब बात करते हैं बाल विवाह निषेध के लिए 3 नियम बनाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नेटिव मैरिज एक्ट 1872। नंबर 1 नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872।
नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। सीधे सवाल पूछा जाता है नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, तो आप बताएंगे 1872। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, तो आप बताएंगे क्या, 1872। उसके सम्मति आयु अधिनियम 1891। नंबर 2, सम्मति आयु अधिनियम 1891। ये भी बाल विवाह को निषेध करने के लिए सम्मति आयु अधिनियम 1891 जो था वो बाल विवाह निषेध के लिए भी एक नियम बनाया गया। उसके बाद देखा जाता है शारदा एक्ट 1929। तीसरा पॉइंट है शारदा एक्ट, ये हरबिलास शारदा है, शारदा एक्ट 1929। ये 3 नियम बाल विवाह निषेध के लिए बनाए गए 3 नियम। बाल विवाह निषेध के लिए जो समाज को सुधारने के कदम उठाए गए थे उसमें बाल विवाह सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। इसके निषेध के लिए 3 नियम बनाए जाते हैं। पहला नियम है नेटिव मैरिज एक्ट 1872, दूसरा नियम है सम्मति आयु अधिनियम 1891, तीसरा है शारदा एक्ट 1829। हुआ क्या था आपको ये ध्यान, तो एक एक करके हम लोग इधर बात करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। किसकी बात करते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट, एक्ट 1872। पहले इस पे काम करते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट। सीधे सवाल पूछा जाता है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, तो आप बताते हैं नेटिव मैरिज एक्ट पूछा जाए 1872 में आया। किसके से, वायसराय लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय। वायसराय लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय आपको ध्यान रखना है। यह भी सवाल बनता है कि नेटिव मैरिज एक्ट की स्थापना कब हुई, 1872। किस वायसराय के समय, वायसराय जी गवर्नर जनरल जिसे कहते हैं, लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय। इन्होंने सीधे कहा था कि लॉर्ड जो नॉर्थ बुक है सीधे कहा था कि इसमें आयु की बात की कि नेटिव मैरिज 1872 के तहत बालक की आयु 18 वर्ष के तहत बालिका की आयु 14 वर्ष। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के समय तहत देखा जाता है बालक की आयु 18 वर्ष और बालिका की आयु 14 वर्ष निर्धारित की जाती है। सवाल पूछा जाता है कि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के तहत जो लाया गया था उसमें देखा गया है कि आयु का प्रतिबंध क्या था, तो 14-18 किस वायसराय के समय आए थे, तो लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय। कौन है, लॉर्ड नॉर्थ बुक। एक बार फिर से देखते हैं कि बाल विवाह निषेध के लिए कितने नियम बनाए गए, 3 नियम बनाए गए। कितने नियम बनाए गए हैं, 3 नियम बनाए गए हैं। पहला नियम नेटिव मैरिज एक्ट 1872, दूसरा नियम सम्मति आयु अधिनियम 1891, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट 1829। सबसे पहले हम नेटिव मैरिज एक्ट की जो बात करते हैं तो सवाल बनता है कि नेटिव मैरिज एक्ट की स्थापना कब हुई, 1872। वायसराय कौन था, लॉर्ड नॉर्थ बुक वायसराय थे। इसके तहत क्या काम किए गए थे, बालक की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी तथा बालिका की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो बालक 18, बालिका 14, वायसराय लॉर्ड नॉर्थ बुक कब, 1872। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सम्मति आयु अधिनियम, अगला पॉइंट सम्मति आयु अधिनियम। नंबर 2, सम्मति आयु अधिनियम 1891।
एक पारसी समाज सुधारक हैं, पारसी समाज सुधारक हैं, पारसी समाज सुधारक, क्या नाम है? बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी। सीधे सवाल पूछा जाता है कि सम्मति आयु अधिनियम कब लाया गया? 1891। सम्मति आयु अधिनियम कब आया? 1891। सम्मति आयु अधिनियम कब आया? 1891। सम्मति आयु अधिनियम के समय किसके द्वारा? कौन सा समाज सुधारक है? पारसी समाज सुधारक है। कौन? बहराम जी मालाबारी। कौन है? तो आपको बताना होगा, पारसी समाज सुधारक हैं बहराम जी मालाबारी। किसके समय? वायसराय लॉर्ड लांसडाउन के समय। वायसराय लॉर्ड लांसडाउन के समय। अब हमें देखना है, सीधे सवाल बनता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 क्लियर? पारसी समाज सुधारक किसके द्वारा? बहराम जी मालाबारी के द्वारा। किसके द्वारा? बहराम जी मालाबारी के। सम्मति आयु अधिनियम जब आया तो समय गवर्नर कौन है? वायसराय कौन है? लॉर्ड्स। सम्मति आयु अधिनियम वायसराय लॉर्ड लांसडाउन के समय लाया गया था सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम 1891। कब की बात की जाती है? 1891। क्लियर है? इस अधिनियम के तहत देखा जाता है कि लड़कियों की आयु को 12 वर्ष करने की बात की गई थी, जिसका विरोध देखा गया है कि किसने किया था? बीजी तिलक ने। सम्मत आयु अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया। क्यों? क्योंकि इसमें लड़कियों की जो विवाह की आयु थी मात्र 12 वर्ष कर थी। पहले 6, 7, 8 वर्ष में कन्याओं का विवाह हो जाता था, और बहराम जी मालाबारी ने कहा कम से कम 12 वर्ष तो होना चाहिए। जब रजो देखा जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद देखा जाता है विवाह को निश्चित करना चाहिए। इसलिए इसकी भर्त्सना की थी, इसकी आलोचना की थी बीजी तिलक ने। तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 किसके द्वारा? बहराम जी मालाबारी। वायसराय लॉर्ड लांसडाउन के समय विरोध किसने किया था? तो विरोध करने वाले का नाम है क्या? बीजी तिलक। क्या नाम है? बीजी तिलक। नेक्स्ट, अगला। आगे हम जब बात करते हैं तो क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829, जिसे शारदा एक्ट कहते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट 1929। कहां के हैं? राजस्थान के हैं। राजस्थान के हरबिलास शारदा के द्वारा विवाह की आयु ध्यान रखना है कि बालकों की 18 वर्ष एवं बालिकाओं की 14 वर्ष निश्चित की गई। ध्यान रखना, कितने? 14 वर्ष निश्चित की गई। सीधे सवाल पूछा जाता है, शारदा एक्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये भी कह सकते हैं। शारदा एक्ट कब आया? 1929, जिसे बाल विवाह निषेध अधिनियम भी कहते हैं। कहां के हैं? राजस्थान के हैं। क्या नाम है पूरा? हरबिलास शारदा। क्या किया था इन्होंने? इनके द्वारा विवाह की आयु को
कम करने का प्रयास। विवाह की आयु जो बालकों की 18 वर्ष की एवं बालिकाओं की 14 वर्ष की इस तरह निश्चित किया और बाल विवाह निषेध को आगे बढ़ाने का काम किया। एक सवाल पूछा जाता है, शारदा एक्ट 1930 से लागू, शारदा एक्ट कब से लागू हो गया था? 1930 से। शारदा एक्ट आया कब? शारदा एक्ट अधिनियम कब था? 1929। लागू कब हुआ? 1930। कब लागू हुआ? 1930 में। क्लियर है? आगे आप देखते हैं कि ठगी प्रथा, ठगी प्रथा उन्मूलन, ठगी प्रथा उन्मूलन। कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से, ठगी प्रथा उन्मूलन जो है कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से। सीधे सवाल पूछा जाता है कि ठगी प्रथा उन्मूलन किसके प्रयासों से था? तो ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से था। ठगी प्रथा उन्मूलन के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ध्यान रखना है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है? तो ध्यान देना है कि सीधे सवाल पूछा जाएगा, ठगी प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से। किसके द्वारा? कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से। ठगी प्रथा उन्मूलन के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ठगी प्रथा उन्मूलन पूछा जाए तो कर्नल स्लीमैन, ठगी प्रथा उन्मूलन पूछा जाए तो कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से, गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठगी प्रथा उन्मूलन कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से, ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है? आगे आप देखते हैं, ठगी प्रथा उन्मूलन के बाद बात करते हैं दास प्रथा। किसकी? दास प्रथा। दास प्रथा उन्मूलन 1843। कब? 1843। ध्यान रखना है, दास प्रथा उन्मूलन कब हुआ? 1843। दासों का जो देखा जाता है वो ठग थे, ठगों को समाप्त किया गया। जो देखा जाता दूसरे को ठग लेते, यहां दास, लोग अपने घरों में दासों को रखते थे, इसलिए दास प्रथा जो उन्मूलन हुआ 1843। सीधे सवाल पूछा जाता है, किसके समय हुआ था दास प्रथा उन्मूलन? लॉर्ड एलन बैरो के समय। दास प्रथा उन्मूलन 1843। दास प्रथा उन्मूलन जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो के समय। लॉर्ड एलन बैरो के समय। तो दास प्रथा उन्मूलन 1843 कब हुआ? 1843। किसके समय हुआ? लॉर्ड एलन बैरो के समय। दास प्रथा, दास लोग अपने घरों में दास रखते हैं, जैसे देखा जाता है ठगों का गिरोह चलता था, उसका उन्मूलन किया था कर्नल स्लीमैन ने। इसी प्रकार दासों का अंत किया कि मतलब दास कोई नहीं रख सकता है, जो भी रखेगा, दास का मतलब होता सिर्फ खाना देना, बस खाना खाते थे, काम करते थे। उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए देखा जाता लॉर्ड एलन बैरो जो हैं 1843 में इस मुहिम को स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं शिशुवध निषेध। शिशुवध निषेध। शिशुवध निषेध सबसे अधिक
राजस्थान में राजपूतों के यहां प्रचलित कुप्रथा थी। कुप्रथा थी। शिशुवध में, शिशुओं में देखा जाता है जब कन्या का जन्म होता था तो वो लोग उसकी हत्या कर देते थे। जब कन्या का जन्म होता था तो लोग क्या करते थे, उसकी हत्या कर देते थे। इसलिए देखा जाता है कि गवर्नर जनरल की बात के लॉर्ड वेलेस्ली ने, देखिए, शिशु वध निषेध लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, शिशु वध निषेध सबसे अधिक किसकी बात करते हैं, सबसे अधिक कहां, राजस्थान में। सबसे अधिक ये कहां प्रचलित थी, राजस्थान में। किसमें, राजपूतों में प्रचलित कुप्रथा थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शिशु वध निषेध लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। खासकर कन्याओं की इसमें देखा जाता है मिट्टी में दबा दिया जाता था, जो एक बहुत वाइड संदेश जाता था। तो आज यहीं तक हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए ये कदम थे। इससे पहले सामाजिक सुधारकों के संदर्भ में हम लोगों ने बात की है। तो मैं अजय सिंह, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।